नमस्कार। आज हम भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस हैं, एक्सपर्ट की लेख भी हैं। जी, और कोशिश यही रहेगी कि इन सब से जो खास बातें हैं वो निकालें। हाँ, मतलब भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर अभी कहाँ खड़ा है, क्या मुश्किलें हैं, सरकार क्या कर रही है और आगे क्या होने की उम्मीद है। खास तौर पर ये जो लॉजिस्टिक्स लागत पर नए आंकड़े आए हैं उनको समझना जरूरी होगा। सही कहा। पहली बात तो यही है कि ये सेक्टर कितना बड़ा है। भारत की जीडीपी का करीब 13-14% यहीं से आता है और रोजगार भी करीब 2.2 करोड़ लोग जुड़े हैं इससे। बिल्कुल, लेकिन असली मुद्दा तो लागत का है ना? निश्चित रूप से। पहले जो अनुमान थे वो कहते थे कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का लगभग 14 से 18% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है। हाँ, विकसित देशों में ये सिर्फ 8% के आसपास है। तो ये हमारी कंपेटिटिवनेस पर सीधा असर डालता है। हालांकि अभी हाल में एनसीईआर की एक रिपोर्ट आई दिसंबर 2023 में। उसने 2021-22 के लिए ये लागत 7.8% से 8.9% के बीच बताई है। ओह, ये तो पहले के अनुमानों से काफी कम है। हाँ, काफी कम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया। सुधार की गुंजाइश तो अभी भी बहुत है। चलिए चुनौतियों पर आते हैं। ऊंची लागत तो है ही, इसके अलावा और क्या बड़ी दिक्कत है? एक बहुत बड़ी समस्या है सेक्टर का फ्रैगमेंटेड होना, मतलब बहुत बिखरा हुआ है। अच्छा। हाँ, सोचिए 90% से ज्यादा ट्रक तो वो व्यक्तिगत मालिकों के पास है, सिंगल ट्रक ओनर्स। तो फिर उनके लिए नई तकनीक अपनाना मुश्किल होता होगा। जाहिर है, छोटे प्लेयर्स अक्सर पीछे रह जाते हैं। फिर वेयर हाउसिंग को देखिए, सिर्फ 35-40% ही ग्रेड ए लेवल के हैं। ग्रेड ए मतलब? आधुनिक गोदाम। हाँ, मतलब जिनमें आधुनिक सुविधाएं हो, ऊंची छत, मजबूत फर्श, ऑटोमेशन की गुंजाइश, वैसे गोदाम उनकी कमी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पोर्ट्स, कहीं पढ़ा था कि शहरों के ट्रैफिक जैम से ही अरबों का नुकसान होता है। बिल्कुल, हम सड़क परिवहन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। करीब 60% माल ढुलाई सड़कों से ही होती है। रेल और पानी के जहाजों का इस्तेमाल कम है। हाँ, उनका हिस्सा काफी कम है। इसी को पुअर मॉडल बैलेंस कहते हैं। इससे लागत भी बढ़ती है और जैसा आपने कहा, शहरों में भीड़ भाड़, उससे नुकसान अलग। पर्यावरण पर भी असर पड़ता होगा इसका। हाँ बिल्कुल, ये सेक्टर भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का करीब 13.5% हिस्सा है और इसमें भी ज्यादातर करीब 88% वो सड़क परिवहन से आता है। ओह। और एक और चुनौती है स्किल्ड लोगों की कमी। अच्छा, किस तरह की कमी? मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग वाले लोग बहुत कम है, सिर्फ 4.7%, और ड्राइवरों की भी कमी है, करीब 20% के। ये जो स्किल गैप है ना, ये तरक्की में एक छिपी हुई रुकावट है। ये तो कई सारी चुनौतियां हो गई। तो सरकार क्या कर रही है इनसे निपटने के लिए? पीएम गति शक्ति का नाम काफी सुन रहे हैं। हाँ, पीएम गति शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। 2021 में शुरू हुई थी। ये असल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके। GIS तकनीक पर आधारित है। इसका मकसद है कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल बढ़े, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, ताकि सब मिलकर काम करें। बिल्कुल। फिर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP 2022, उसका लक्ष्य है लागत को सिंगल डिजिट में लाना। और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स, MMLPs? हाँ, 35 MMLPs बनाने की योजना है पूरे देश में। ये ऐसे हब होंगे जहां सड़क, रेल, हवाई मार्ग, जल मार्ग सब जुड़ेंगे। यानी सामान एक मोड से दूसरे मोड पर आसानी से जा सकेगा। सही। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्या पर्यावरण और स्किलिंग पर भी कुछ हो रहा है? जरूर, ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर जोर है। जैसे दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। सौर ऊर्जा वाले गोदाम, EVs, बायोफ्यूल, इन सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। और स्केलिंग के लिए अभी बजट में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रस्ताव था। और वो सागरमाला और भारतमाला? हाँ, वो भी अहम है। सागरमाला पोर्ट्स के लिए और भारतमाला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अब वापस उस NCEAR रिपोर्ट पर आते हैं, जिसने लागत 7.8% से 8.9% बताई। ये पिछले 13-14% से इतना अलग क्यों है? क्या तरीका बदला उन्होंने? हाँ, तरीका बदला, ये अहम बात है। NCER ने इस बार सरकारी डेटा का ज्यादा इस्तेमाल किया। जैसे सांख्यिकी मंत्रालय, मस्पी के सप्लाई यूज टेबल्स हैं, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी है। इनसे परिवहन और भंडारण की लागत सीधे निकाली। और बाकी लागतें जैसे मैनेजमेंट, बीमा वगैरह? उनका अनुमान पिछले अध्ययनों के आधार पर एक रेंज में लगाया गया, करीब 24% से 33% के बीच। ये तरीका पहले के तरीकों से अलग है, जो अक्सर सर्वे या मॉडलिंग पर ज्यादा निर्भर करते थे। तो
क्या हम इस 7.8 8.9% वाले आंकड़े को फाइनल मान लें? नहीं, रिपोर्ट खुद कहती है कि ये एक तरह का अंतरिम आकलन है। इसकी अपनी सीमाएं हैं, पूरा डेटा अभी भी नहीं है। अच्छा। वे खुद सुझाव दे रहे हैं कि आगे एक बड़ा प्राइमरी सर्वे होना चाहिए और बिग डेटा का इस्तेमाल बढ़ना चाहिए। बिग डेटा मतलब जैसे फास्टैग डेटा, ई-वे बिल? हाँ बिल्कुल, इनसे ज्यादा सटीक, ज्यादा रेगुलर जानकारी मिल सकती है, एक्शन लेने लायक जानकारी, जैसे किस रूट पर ज्यादा लागत है, कहाँ रुकावटें आ रही हैं। समझ गया। अब बात करते हैं नए ट्रेंड्स की। तकनीक कैसे बदल रही है सेक्टर को? तकनीक तो तेजी से आ रही है। डिजिटल ट्विन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब पूरी सप्लाई चेन का वर्चुअल मॉडल बनाकर प्रॉब्लम पहले ही पकड़ लेना। वाह। हाँ, आईओटी से सामान की रियल टाइम ट्रैकिंग, गोदामों में रोबोटिक्स, पारदर्शिता के लिए ब्लॉकचेन, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। और ये क्विक कॉमर्स, इसका क्या असर है? हाँ, क्यू कॉमर्स की वजह से शहरों के अंदर ही छोटे छोटे फुलफिलमेंट सेंटर्स की मांग बहुत बढ़ गई है। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल देख रहा है? निवेश वगैरह आ रहा है? हाँ, प्राइवेट निवेश, खासकर प्राइवेट इक्विटी से काफी बड़ा है। कंपनियां अब ग्रेड ए वेयरहाउसिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण का ध्यान, वो भी एक बड़ा ट्रेंड है। कंपनियां ईवीज अपना रही हैं, गोदामों पर सोलर पैनल लगा रही हैं। और एक और अच्छी बात, वर्कफोर्स में विविधता पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर। तो अगर पूरी बात को समेटें तो निष्कर्ष ये है कि भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक अहम मोड़ पर है। बिल्कुल। लागत कम करने की कोशिशें दिख रही हैं, सरकार भी ध्यान दे रही है, तकनीक भी आ रही है, लेकिन चुनौतियां वो अभी भी बड़ी हैं। हाँ, चुनौतियां गंभीर हैं। सेक्टर का बिखराव, इंफ्रा में गैप्स और जैसा हमने कहा सटीक डेटा की कमी। सही। और अगर भारत को विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य पाना है तो एक एफिशिएंट, सस्टेनेबल और समावेशी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तो बनाना ही होगा। हाँ, उसके बिना तो मुश्किल है। बिल्कुल, जैसा एक स्रोत कहता है, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है, अब गति तेज करने का समय है। ये बात सही है। और इन स्रोतों ने ये भी सोचने पर मजबूर किया है कि ये जो लागत है, जैसे हम 8% या 14% कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ आर्थिक लागत है? अच्छा सवाल है। क्या हमें इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को उनको भी इस लागत में बेहतर तरीके से शामिल करने की जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।